हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम 2021 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एमसीक्यूज। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो विथ क्वेश्चन नंबर 1। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज पोजीशन ऑफ चाइल्ड इन नोज ब्लीडिंग। यदि किसी बच्चे में नोज ब्लीडिंग हो रही है तो आप निम्न में से उसे कौन सी पोजीशन देंगे। ऑप्शन ए लीन फॉरवर्ड सिटिंग, ऑप्शन बी सुपाइन, ऑप्शन सी ट्रेंडलबर्ग या फिर ऑप्शन डी लीन बैकवर्ड सिटिंग। The correct answer of this question is ऑप्शन ए लीन फॉरवर्ड सिटिंग। जब कभी भी किसी भी पर्सन या बच्चे को नोज ब्लीडिंग हो तो हमें उसकी नोज को पिंच करके उसको बैठाकर उसकी गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है। ऐसा करना नोज ब्लीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। मिसकंसेप्शंस लोगों में नोज ब्लीडिंग को लेकर ये भी है कि जब भी किसी पर्सन के अंदर नोज ब्लीडिंग हो, नक्सीर आए तो उसे आप लेटा दीजिए। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पर्सन में एस्पायरेशन का खतरा बढ़ जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी किसी पर्सन में नोज ब्लीडिंग हो तो आप उसे बैठाएं, उसकी नोज को पिंच करें और उसके हेड को आगे की तरफ बेंड करें। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। शरीर के तापमान को मापने के लिए मोस्ट रिलायबल मेथड निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी एक्सिलरी, ऑप्शन सी रेक्टल, ऑप्शन डी एल्बो। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। रेक्टल मेथड को हम मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग बॉडी टेम्परेचर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नर्स इज रिव्यूइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ रिसेंटली एडमिटेड क्लाइंट्स टू द पोस्टपार्टम यूनिट। आप एज अ नर्स किसी पोस्टपार्टम यूनिट में रिसेंटली एडमिट हुए पेशेंट्स के रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं। The nurse determines that which new client would be at least risk of developing puerperal infection। आपके अनुसार इन सभी न्यूली एडमिटेड पेशेंट्स में किस पेशेंट में परप्यूरियल इन्फेक्शन डेवलप होने की संभावना सबसे कम होगी। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर अगर आपने लीस्ट रिस्क को नहीं पकड़ा तो आपके क्वेश्चन को गलत करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं अ क्लाइंट विथ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शंस, ऐसे क्लाइंट्स जिनमें प्रीवियस इन्फेक्शंस की हिस्ट्री है। ऑप्शन बी अ क्लाइंट हु हैड एन एक्सेसिव नंबर ऑफ वेजाइनल एग्जामिनेशंस, ऐसे क्लाइंट्स जिनमें कई बार वेजाइनल एग्जामिनेशन हो चुका है। ऑप्शन सी अ क्लाइंट हु अंडरवेंट अ वेजाइनल डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न, ऐसे पेशेंट जिनमें न्यूबॉर्न बेबी वेजाइनली डिलीवर हुआ है। या फिर ऑप्शन डी अ क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंस्ड प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ऐसे क्लाइंट जिनमें प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स पाई गई हों। आपको बताना है इन चारों में से कौन से क्लाइंट में परपीरियल इन्फेक्शन डेवलप होने की संभावना सबसे कम होगी ऑन लिस्ट रिस्क। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी अ क्लाइंट हु अंडरवेंट अ वेजाइनल डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न, ऐसे क्लाइंट जिनमें वेजाइनल डिलीवरी हुई है उन पेशेंट्स के अंदर परप्यूरियल इन्फेक्शन होने की संभावना कम होगी।
least chance of risk in such clients. Let's see the explanation. A vaginal delivery would put the client at least risk of developing puerperal infection. ऊपर दिए गए सभी ऑप्शंस में से ऐसे क्लाइंट्स जिनमें वेजाइनल डिलीवरी हो रही है उनमें परप्यूरियल इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे कम पाई जाएगी. अब जान लेते हैं परप्यूरियल इन्फेक्शन या परप्यूरियल पीरियड होता क्या है. पीरियड ऑफ 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ during which mother's reproductive organs return to their original known pregnant condition. परपीरियल पीरियड ऐसा पीरियड होता है या यूं कहें 6 सप्ताह का पीरियड होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ. बच्चे के जन्म के बाद 6 सप्ताह का समय 6 वीक्स का पीरियड जिसमें मदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आते हैं यानी प्रेगनेंसी से पहले की अवस्था में आते हैं. ऐसे समय ऐसे पीरियड को हम परपेरियल पीरियड कहेंगे. रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद परपेरियल इन्फेक्शन इंक्लूड अ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शंस, excessive number of vaginal examinations, cesarean births, prolonged rupture of the membranes, prolonged labor, trauma, retained placenta fragments. अब किन महिलाओं में या किन क्लाइंट्स के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि परपीरियल इन्फेक्शन हो, तो ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनमें प्रीवियस इन्फेक्शंस की हिस्ट्री पाई गई है यानी उन्हें पहले किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है. जिन क्लाइंट्स के अंदर कई बार वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया गया है उनमें भी ये चांसेस हैं. जिन क्लाइंट्स में सीजेरियन बर्थ हुआ है उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं. प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स जिनमें होता है उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ट्रॉमा, रिटेन्ड प्लेसेंटा आदि सभी कारणों में हम ये देखते हैं कि परपीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की तुलना में कई ज़्यादा होती है. प्रायोरिटी नर्सिंग टिप: द टेम्परेचर may be elevated during first 24 hours postpartum because of the dehydrating effects of labor. डिलीवरी के बाद शुरुआत के 24 घंटों में डिहाइड्रेशन इफेक्ट ऑफ लेबर के कारण मदर का टेम्परेचर या यूं कहें पोस्टपार्टम टाइम में टेम्परेचर बढ़ता है. However, a temperature higher than 100.4 degree Fahrenheit need to be reported to the healthcare provider because it is an indication of infection. लेकिन यदि 24 घंटे के दौरान डिलीवरी के 24 घंटों के दौरान यदि मदर का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो हमें इसे तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है बिकॉज 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर्सन के अंदर इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है. इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. एंडोस्कोपिक कैथेटर्स आर स्टरलाइज्ड बाय. एंडोस्कोपिक कैथेटर्स को स्टरलाइज करने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी हॉट एयर ओवन, ऑप्शन बी 2% ग्लूटाल्डिहाइड या फिर बॉइलिंग का. The right answer of this question is option C. 2% glutaraldehyde is used for the sterilization of endoscopic catheters. याद रखिएगा प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है. एंडोस्कोपिक कैथेटर्स को स्टरलाइज करने के लिए हम 2% ग्लूटाल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे. नॉर्सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज आजकल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एम्स नॉर्सेट. क्वेश्चन नंबर 5. डेक्सामेथासोन इज यूज्ड टू ट्रीट. डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है? ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी कार्डियक डिसरिथमिया, ऑप्शन सी एनाफाइलैक्सिस या फिर ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसीमिया. The right answer of this question is option C.
डेक्सामेथासोन ड्रग का इस्तेमाल हम एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस के ट्रीटमेंट हेतु करेंगे। एनाफाइलैक्सिस के बारे में जान लेते हैं। जब कभी हमारे शरीर में कोई एलर्जिक सब्सटेंस की एंट्री होती है तो उस समय हमारी बॉडी के द्वारा कुछ डिफेंस रिस्पॉन्स दिए जाते हैं। यदि वो डिफेंस रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी द्वारा प्रोड्यूस किए जाएं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर ही देखने को मिलते हैं और इस सिचुएशन को हम एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस सिचुएशन में डेक्सामेथासोन यह एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है दिया जाता है जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके बॉडी को एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन से बचाती है। What is the basic concept associated with rehabilitation that the nurse should consider when formulating discharge plan for clients? किसी नर्स के द्वारा किसी पर्सन का डिस्चार्ज प्लान तैयार करते समय रिहैबिलिटेशन के किस बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं A. Rehabilitation needs are best met to the client family and community resources. Rehabilitation मुख्य रूप से क्लाइंट की फैमिली और कम्युनिटी में मौजूद रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। या फिर रिहैबिलिटेशन इज अ स्पेशलिटी एरिया विथ यूनिक मेथड फॉर मीटिंग क्लाइंट्स नीड। या फिर क्लाइंट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिहैबिलिटेशन एक स्पेशलिटी एरिया विथ यूनिक मेथड होना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी, इमीडिएट और पोटेंशियल रिहैबिलिटेशन नीड्स आर एग्जिबिटेड बाय द क्लाइंट विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स। किसी हेल्थ प्रॉब्लम से सफरिंग क्लाइंट की इमीडिएट और भविष्य में होने वाली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, क्लाइंट हु आर रिटर्निंग टू देयर यूजुअल एक्टिविटीज फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन डू नॉट रिक्वायर हैबिलिटेशन। जो क्लाइंट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं, अपनी नॉर्मल यूजुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता नहीं है। इन चारों में से किसी पर्सन का डिस्चार्ज प्लान तैयार करते समय रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता के अनुसार प्लान तैयार करते समय आप कौन से पॉइंट को दिमाग में रखना चाहेंगे? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, immediate or potential rehabilitation needs are exhibited by the client with health problems। हम किसी भी क्लाइंट का डिस्चार्ज प्लान तैयार करते समय जो भी रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है उसे तैयार करते समय उसके अभी जो प्रॉब्लम्स हैं और भविष्य में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिस्चार्ज प्लान तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, in children calculation of drug dose is done on the basis of। बच्चों में ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए हम किसे मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन सी हाइट, ऑप्शन डी लेंथ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी वेट। बच्चों में ड्रग डोज की कैलकुलेशन करने के लिए हम मुख्य रूप से वेट को आधार मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। अपेंडिसाइटिस कंडीशन में हमें एब्डोमेन के किस क्वाड्रेंट में पेन होता है? ऑप्शन ए लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी राइट लोअर क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी
राइट अपर क्वाड्रेंट। ये आपका एब्डोमेन है, इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आप इस डायग्राम के थ्रू ये देख सकते हैं पर्सन का राइट क्वाड्रेंट राइट लोअर क्वाड्रेंट है। इस जगह पर पर्सन को अपेंडिसाइटिस कंडीशन में पेन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, नी चेस्ट पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज। नी चेस्ट पोजीशन को हम निम्न में से किस और नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए लेफ्ट लैटरल पोजीशन, ऑप्शन बी लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन सी गैनोपेक्टोरल पोजीशन, ऑप्शन डी फॉवलर्स पोजीशन। The right answer of this question is option C gynopectoral position। नी चेस्ट पोजीशन को हम गैनोपेक्टोरल पोजीशन के नाम से जानते हैं। लेफ्ट लैटरल पोजीशन जो होती है इसमें पर्सन को बाईं करवट पर लेटाया जाता है। एनिमा देने के दौरान हम इस पोजीशन का इस्तेमाल मुख्य रूप से करते हैं। लिथोटोमी पोजीशन का इस्तेमाल वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है और फॉवलर्स पोजीशन का इस्तेमाल हम मुख्य रूप से जिन पर्सन्स के अंदर डिस्पनिया कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ लेते हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। नी चेस्ट पोजीशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज गैनोपेक्टोरियल पोजीशन। In knee chest position, the client lies on the bed face down, supporting the body, knees, shoulder and chest. The head is kept turned one side. गैनोपेक्टोरल पोजीशन या नी चेस्ट पोजीशन के अंदर जो पर्सन होता है वो बेड पर फेस डाउन, सपोर्टिंग बॉडी नीज, घुटनों के बल, शोल्डर एंड चेस्ट, बॉडी नीज, शोल्डर और चेस्ट का सपोर्ट लेते हुए फेस डाउन किए हुए रहता है और उसका जो हेड होता है वो एक तरफ मुड़ा रहता है। ये पोजीशन कहलाती है नी चेस्ट पोजीशन। दिस इज गिवन वाइल परफॉर्मिंग रेक्टल एग्जामिनेशन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नी चेस्ट पोजीशन का मुख्य रूप से क्या इस्तेमाल है तो आप कहेंगे रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान हम पर्सन को नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आप एज अ नर्स उस क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया जाना है। द नर्स शुड बी पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर। ऐसे क्लाइंट की केयर के दौरान आप निम्न में से किस संभावना या संभावित घटना के लिए मोस्ट अलर्ट रहेंगे? ऑप्शन ए नेजल कंजेशन, ऑप्शन बी एब्डोमिनल टेंडरनेस, ऑप्शन सी मसल टिटेनी, ऑप्शन डी ओलिग्यूरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer of this question is option A nasal congestion। ऐसे पेशेंट जिनमें पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया गया है उसके अंदर हमें नेजल कंजेशन यदि होगा तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अलर्ट और अटेंटिव रहने की आवश्यकता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Removal of pituitary gland is usually done by the transsphenoidal approach through the nose. Nasal congestion further interferes with the airway. जिन पेशेंट्स के अंदर पर्सन्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना है, निकालना है, उनमें पिट्यूटरी ग्लैंड को नोज के थ्रू निकाला जाता है या यूं कहें ट्रांसफिनॉइडल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे पर्सन के अंदर नेजल कंजेशन यानी नाक में रुकावट आ जाए तो उससे उसका एयरवे प्रभावित हो सकता है यानी सांस लेने में तकलीफ आ सकती है। तो यदि पेशेंट में ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो उसके लिए हमें तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना होगा या फिर जो भी मेजर्स हम रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस के समय इस्तेमाल करते हैं उनका उपयोग करना होगा।
Question number 11. While giving enema, height of enema can from anus should be. एनिमा देने के दौरान एनिमा कैन की हाइट एनस से कितनी होनी चाहिए? एनिमा कैन का मतलब है डब्बा जिसमें आप एनिमा सॉल्यूशन रखेंगे और पर्सन के पेशेंट के एनस पार्ट से उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 45 सेंटीमीटर्स. The right answer of this question is option D 45 सेंटीमीटर्स. याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ESIC एग्ज़ाम के लिए. यदि आपको किसी पर्सन के अंदर एनिमा लगाना है तो एनिमा सॉल्यूशन कंटेनर या एनिमा कैन की हाइट पर्सन के एनस वाले पार्ट से 45 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. गैसियस एनेस्थेटिक इज. निम्न में से गैसियस फॉर्म में आने वाला एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा है? ऑप्शन ए पेंटोथल, ऑप्शन बी कीटेमाइन, ऑप्शन सी प्रोपोफॉल, ऑप्शन डी आइसोफ्लूरेन. The right answer of this question is option D isoflurane. Isoflurane is an example of gaseous anesthetic. Next question, question number 13. Loss of appetite is termed as. यदि किसी पर्सन को भूख नहीं लगती तो इस कंडीशन को आप एक वर्ड में क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया, एफेजिया, पॉलीफेजिया या फिर एग्नोशिया? The right answer of this question is option A, that is anorexia. एनोरेक्सिया का मतलब है भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट. क्वेश्चन नंबर 14. A client with cancer is admitted to oncology unit. एक क्लाइंट जिसमें कैंसर का डायग्नोसिस है उसे ऑन्कोलॉजी यूनिट में एडमिट कराया गया है. स्टैथ लैब वैल्यूज रिवील HB 12.6, WBC 6500, पोटेशियम 1.9, यूरिक एसिड 7.0, सोडियम 136 and platelets count 1,78,000. The nurse evaluates that client is experiencing which of the following. इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आपको बताना है क्लाइंट के अंदर निम्न में से कौन सी कंडीशन डेवलप होने की संभावना है या डेवलप हो चुकी है. ऑप्शन ए हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलीमिया, ऑप्शन सी माइलोसप्रेशन, ऑप्शन डी ल्यूकोसाइटोसिस. The right answer of this question is option B हाइपोकैलीमिया. हाइपोकैलीमिया पर्सन का पोटेशियम लेवल जो है यहाँ पर डिक्रीज है. यदि किसी पर्सन में पोटेशियम का लेवल कम हो जाए तो इसे आप हाइपोकैलीमिया कहेंगे और यहाँ पर पोटेशियम का लेवल दिया गया है 1.9. Let's see the explanation. The normal range of hemoglobin is. हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा मैन के अंदर 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, जबकि वुमेन्स में 12.0 से 15.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होती है. नॉर्मली योर ब्लड पोटेशियम लेवल बिटवीन 3.6 to 5.2 मिली मोल्स पर लीटर. इम्पॉर्टेंट कर लीजिए इस चीज़ को, इस पॉइंट को. नॉर्मली पोटेशियम का लेवल हमारे शरीर में 3.6 से 5.2 के बीच होता है. नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल नंबर ऑफ WBC इन ब्लड 4,500 to 11,000. यहाँ पर ज़्यादातर बुक्स के अंदर आपको 4,000 से 11,000 के बीच में देखने को मिलेगा. WBC काउंट वैल्यूज़ बुक्स टू बुक वेरी कर सकती हैं, डोंट कंफ्यूज. एवरेज रेंज ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड
यूरिक एसिड की नॉर्मल मात्रा अडल्ट मेल में 4.0 से 8.5 mg पर डीएल, जबकि अडल्ट फीमेल में 2.7 से 7.2 mg पर डीएल होती है। नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल बिटवीन 135 टू 145, 135 से 145 MEQ पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपके सोडियम होता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंजेस बिटवीन 1,50,000 टू 4,15,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 15, एन informed consent is obtained from pre-operative patient to prevent। किसी भी पेशेंट में ऑपरेशन से पहले इन्फॉर्म कंसेंट क्यों लिया जाता है? ऑप्शन ए कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्शन बी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्शन सी एनी फेल, ऑप्शन डी लीगल इम्प्लीकेशन से प्रिवेंट करने के लिए। The right answer of this question is option D, लीगल implications से बचने के लिए हम इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर से पहले आपको लेना होता है। इन्फॉर्म कंसेंट में आप पेशेंट को बताते हैं कि आपके बॉडी में ये दिक्कत है, इसे ठीक करने के लिए हमें ये ऑपरेशन या सर्जरी करनी है या प्रोसीजर करना पड़ेगा। इस प्रोसीजर को करने से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। इसके फायदे नुकसान के बारे में बता दिया है, और उस पेपर पे आपको पेशेंट के सिग्नेचर लेने होते हैं। यही चीज इन्फॉर्म कंसेंट कहलाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फॉर नर्सेस प्रिपरेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16, which diagnostic test is performed for RH incompatibility? Important question। RH incompatibility को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाओगे? ऑप्शन ए इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट, ऑप्शन बी डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप, या फिर ऑप्शन डी हीमोग्राम। देयर इज अ टाइपिंग एरर, प्लीज इग्नोर इट। The right answer of this question is option A, indirect Coombs test is done for the diagnosis of RH incompatibility. Question number 17, while performing tracheostomy suctioning, the nurse should withdraw the catheter after applying intermittent success for maximum। ट्रेक्योस्टोमी सक्शन करने के दौरान आपको कितने समय से ज़्यादा सक्शन नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 30 सेकेंड, ऑप्शन सी 1 से 2 मिनट, ऑप्शन डी 3 से 4 मिनट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ट्रेक्योस्टोमी सक्शनिंग टाइम कितना होता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा आप पर्सन में कभी भी सक्शन नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा सक्शन करेंगे तो पर्सन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, द नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट विद डाइवर्टिक्यूलोसिस to select appropriate food, which food item should be avoided? आप एज अ नर्स किसी पर्सन को असिस्ट कर रहे हैं जो कि डाइवर्टिक्यूलोसिस से ग्रसित है। आपको निम्न में से कौन से फूड को पर्सन को अवॉइड करने के लिए कहना है जो कि डाइवर्टिक्यूलोसिस डिजीज से ग्रसित है? ऑप्शन ए ब्रेन, ब्रेन का मतलब होता है चोकर, ऑप्शन बी फ्रेश पीचेस यानी आड़ू, ऑप्शन सी कुकुम्बर सैलेड यानी ककड़ी का सलाद, ऑप्शन डी यीस्ट रोल्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कुकुम्बर सैलेड। ककड़ी का सलाद हमें
डाइवर्टिकुलोसिस से ग्रसित पेशेंट्स को खाने से मना करना है, बिकॉज ककड़ी के अंदर सीधी सी भाषा में बीज होते हैं और डाइवर्टिकुलोसिस के पेशेंट के अंदर क्या होता है, ये बीज जाकर उनकी आंतों में अटक जाते हैं और फिर वहाँ पर सूजन होगी, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, पर्सन परेशान होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो भी पर्सन डाइवर्टिकुलोसिस डिजीज से ग्रसित हैं, ऐसे सभी खाने की चीज़ों को अवॉइड करें जिसमें बीज होते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द क्लाइंट विथ डाइवर्टिकुलाइटिस शुड अवॉइड फूड्स विथ सीड। डाइवर्टिकुलाइटिस से ग्रसित सभी लोगों को ऐसे खाना की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिनमें बीज होते हैं। द फूड इन आंसर ए बी डी आर अलाउड। ए बी और डी के अंदर बताए गए सभी खाद्य पदार्थ पर्सन खा सकता है। इन फैक्ट ब्रेन सीरियल एंड फ्रूट विल हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ब्रेन सीरियल्स तो पर्सन में कॉन्स्टिपेशन को डेवलप होने से रोकेंगे। Diverticulosis is a condition in which there is a small pouches or pockets in the wall or lining of any portion of digestive tract। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन लार्ज भी इंटेस्टाइन हो सकती है। इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से स्मॉल पॉकेट्स बन जाएंगे। ये जो इंटेस्टाइन है सीधी, ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है और ये वो इंटेस्टाइन है डाइवर्टिकुलर पेशेंट की इंटेस्टाइन है। यहाँ पर क्या है, स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। अब क्या होगा, पर्सन जब कभी भी ऐसा खाना खाएगा जिसके अंदर बीज मौजूद हैं, तो वो बीज क्या होगा, खाने यहाँ पर आके अटक जाएगा और जब ये बीज यहाँ अटक जाएगा, यहाँ से निकल नहीं पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर सड़न पैदा होगी, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पर्सन जो कि डाइवर्टिकुलोसिस डिजीज से ग्रसित हैं उन्हें बीज वाले खाने को अवॉइड करना चाहिए। These pockets occur when the inner layer of digestive tract pushes through weak spots or outer layer single pouches is called diverticulum। इन पाउचेस के निर्माण का मुख्य कारण है जब इंटेस्टाइन के अंदर कुछ वीक एरियाज बन जाते हैं, उन वीक एरियाज में प्रेशर पड़ने की वजह से जो इंटेस्टाइन होती है उसमें धंस जाती है और इन पॉकेट्स का निर्माण हो जाता है। सिंगल पाउच को आप कहेंगे डाइवर्टिक्यूलम। क्वेश्चन नंबर 19। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। ब्लड का नॉर्मल पीएच 6.5 से 7, 7.35 से 7.45, 8 to 9, 4.5 to 5। Important basic question। The right answer of this question is option B, 7.35 से 7.45। ब्लड का नॉर्मल पीएच हमेशा याद रखेंगे, छोटा क्वेश्चन है बट पूछ लिया जाता है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड पीएच इज 7.35 टू 7.45। ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ब्लड कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा सा एल्कलाइन होता है ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। which intervention would be expected in a plan of care client with hypercalcemia। यदि किसी पर्सन को हाइपरकैल्सीमिया है यानी कैल्शियम का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पर्सन की केयर में आप निम्न में से किसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी लो फॉस्फेट डाइट, ऑप्शन सी लेसिक्स इंजेक्शन या फिर ऑप्शन डी आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। The right answer of this question is option C, Lasix injection। हाइपरकैल्सीमिया के पेशेंट में हम Lasix इंजेक्शन लगाते हैं। Lasix हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डाईयूरेटिक ड्रग है। इसके इस्तेमाल से यूरिन आउटपुट को बढ़ाया जाता है। इसके अंदर साल्ट होता है फ्रूसेमाइड। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Lasix is a diuretic that increase calcium excretion। Lasix एक डायूरेटिक है जो कि कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालता है और पर्सन को
हाइपर कैल्सीमिया है, यानी हमको उसके इलाज हेतु उसके शरीर से एक्सेस कैल्शियम को निकालना है। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इज इनएप्रोप्रिएट, इस कंडीशन में हम क्लाइंट को फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। IV कैल्शियम ग्लूकोनेट इज गिवन इन इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, यदि किसी पर्सन के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है यानी हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो इमरजेंसी कंडीशन में उसके कैल्शियम लेवल को मैनेज करने के लिए IV कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। नॉर्मल काउंट ऑफ कैल्शियम बिटवीन 8.6 to 10.3 mg/dl, सिंपली याद रखिएगा 8.5 से 10 के बीच होता है कैल्शियम का लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेजोफेरेंजियल ट्यूब इज यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, नेजोफेरेंजियल ट्यूब का इस्तेमाल सभी सिचुएशन में कर सकते हैं, एक को छोड़ के, कौन सी है वो? ऑप्शन ए बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी ओरल सर्जरी, ऑप्शन सी सिडेशन, ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग्ड सीजर एक्टिविटी। The right answer of this question is option A basilar skull fracture। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर का नाम आते ही याद रखिएगा रैकून आइज, रैकून आइज, इंजरी बिहाइंड ईयर, कान के पीछे चोट का निशान, रैकून आइज साइन, ये सभी बेसिलर स्कल फ्रैक्चर से रिलेटेड है। और बेसिलर स्कल फ्रैक्चर की कंडीशन में हम नेजोफेरेंजियल ट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि हम ओरल सर्जरी किसी पर्सन में कर रहे हैं तो नेजोफेरेंजियल ट्यूब इंसर्ट करेंगे। पर्सन को यदि सिडेटिव दिया गया है तो नेजोफेरेंजियल ट्यूब का इस्तेमाल किएंगे। प्रोलॉन्ग्ड सीजर एक्टिविटी, जिन पेशेंट में लंबे समय से सीजर आ रहा है तो उनमें भी हम नेजोफेरेंजियल ट्यूब का इंसर्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग हेपेरिन। आप किसी क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जिसमें हिपेरिन चल रहा है, इसको तो आप वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो। बहुत बार लगभग जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं, 2 एग्जाम छोड़ के तीसरे में तो ये पूछते हैं, तो इसको तो रटना ही पड़ेगा आपको। व्हाट ड्रग शुड बी रेडीली अवेलेबल, जिस पेशेंट में हिपेरिन चल रहा है तो उसके लिए आप कौन सी दवा तैयार रखोगे जिसकी जरूरत पड़ सकती है अचानक क्लाइंट को? विटामिन के, कैफीन, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर प्रोटामीन सल्फेट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी प्रोटामीन सल्फेट। हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट, याद कर लीजिए प्रोटामीन सल्फेट, हिपेरिन एंटीडोट इज प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट को आप हमेशा तैयार रखेंगे यदि किसी पेशेंट को आप हिपेरिन दे रहे हैं तो। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द एंटीडोट ऑफ हेपेरिन इज प्रोटामीन सल्फेट। विटामिन के इज द एंटीडोट फॉर काउमेडिन। विटामिन के जो है काउमेडिन यानी वॉरफेरिन का एंटीडोट है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज अ एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट मतलब MgSO4। MgSO4 का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। कैफीन इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट एंड विल इंक्रीज द अल्ट्रेशन एंड हार्ट रेट। कैफीन, कॉफ़ी, ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित कर देता है, जिससे क्या होता है? पर्सन की हार्ट रेट, अलर्टनेस बढ़ जाती है, नींद उड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए 0.1 to 1.2 mg/dl, ऑप्शन बी 2 to 4 mg/dl, ऑप्शन सी 10 to 12 mg/dl या फिर ऑप्शन डी 5 to 7 mg/dl। Important. The right answer of this question is option A 0.1 to 1.2 mg/dl। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल 0.1 से 1.2 mg/dl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो।
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट? निम्न में से कौन सी दवा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह इस्तेमाल की जाती है? मसल्स को रिलैक्स करना है तो कौन सी दवा देनी है? ऑप्शन ए पेंटोथल सोडियम, ऑप्शन बी कीटामाइन, ऑप्शन सी फेंटेनाइल, ऑप्शन डी एट्रोपाइन. The right answer of this question is option A पेंटोथल सोडियम. ECT याद कीजिए, पेंटोथल सोडियम दी जाती है एज अ मसल रिलैक्सेंट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पेंटोथल सोडियम का इस्तेमाल एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के रूप में किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. द इनसफिशियंसी ऑफ द सब्सटेंस इन ब्लड मे लीड एडिमा ऑफ बॉडी. निम्न में से किस सब्सटेंस या तत्व की कमी के कारण बॉडी में सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, एडिमा आती है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी गैसेस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन. यदि किसी पर्सन के शरीर में एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके पर्सन में एडिमा यानी सूजन आएगी. Let's see the explanation. In blood, albumin helps to maintain blood volume and blood pressure. हमारे शरीर में एल्ब्यूमिन मौजूद रहता है ब्लड में और इसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों ही मेंटेन रहते हैं. डिक्रीज अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन कॉजेज डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड विच लीड्स टू सीप आउट ऑफ फ्लूइड इनटू द टिश्यूज एंड कॉज एडिमा. हमारे शरीर में जब एल्ब्यूमिन सामान्य लेवल पर रहता है तो हमारे बॉडी नॉर्मल रहती है. जैसे ही इसका लेवल शरीर के अंदर डिक्रीज होता है वैसे ही हमारे शरीर में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होने लगता है और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है सारा फ्लूइड हमारे शरीर का टिश्यूज़ के अंदर भागने लगता है, दौड़ने लगता है, टिश्यूज़ मोटे होने लग जाते हैं और इससे पर्सन में एडिमा आ जाती है. सो एवरीवन, ये है हमारा आज का वीडियो. आज के इस वीडियो में हमने टोटल 25 MCQs को डिस्कस किया है. वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर कोई डिमांड हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखें. हम जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे. और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. इस वीडियो की PDF आपको कल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट.